मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आरती आप सभी का द नोटबुक है इसमें हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप आप बढ़िया से पढ़ रहे होंगे, आप हमें डेली फॉलो कर रहे होंगे। तो आपको पता है हम डेली आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करें, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ में रहता है जिससे आपके क्वेश्चन बनने की संभावना होती है, सब हम यहाँ पे ऐड करते हैं। पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि हमारी जो डेली प्रैक्टिस है क्वेश्चन सॉल्व करने की वो बनी रहे। तो हमें पता चलता है ना कि हम अगर कुछ पढ़ रहे हैं तो उससे क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। देखिए, जो आर्टिकल ना हिंदू में बहुत ज़्यादा हाईलाइट्स रहते हैं वो मैं कवर नहीं करती, क्योंकि एक हमारा अलग से क्लास चल रहा था हिंदू का। तो आप अगर द हिंदू फॉलो करना चाहते हैं तो हमारा वो वीडियो देखिए। बाकी जो भी अलग से करंट अफेयर्स हैं आपको ये सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारी पहली क्लास। आप आज 26 जनवरी को उपलक्ष्य में बहुत सारे ऑफर्स चला रहे हैं जिसमें आपको अप टू 50% ऑफ मिलेगा अगर आप हमारा कोई ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास लेते हो, टेस्ट सीरीज लेते हो। तो हम बहुत सारे ऑफर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और आर के लिए भी हम टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत कम प्राइस है, बहुत रिजनेबल प्राइस है। अगर आप चाहो तो एक बार हमारी वेबसाइट पर या हमारे एप्लीकेशन पर जाकर गो थ्रू कर सकते हो, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको टेस्ट सीरीज कितने कम प्राइस में मिल रही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी पहली क्लास। तो हमारा पहला क्वेश्चन आज का क्या है, ये होगा स्ट्रीट फास्ट डिफेंस 2024 युद्धाभ्यास का आयोजन किसके द्वारा किया गया है। ऑप्शन हमारे हैं जापान, रसिया, चाइना, नाटो। ठीक है, ये तो हमारे तीनों ऑप्शंस क्या हैं, देश हैं एक तरीके से। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसमें बहुत सारी कंट्रीज हैं एक साथ मिलकर के काम करती हैं। तो इसका नाटो है, इसका नाम क्या है, नाटो है। इसका फुल फॉर्म आप मुझे बताइए कमेंट करके, आपको अगर पता है नाटो का फुल फॉर्म क्या है उसको बताइए। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या है, यही सही है। ठीक है, क्या बोला, स्ट्रीट फास्ट डिफेंस 2024 युद्ध अभ्यास का आयोजन किसके द्वारा किया गया है, तो नाटो के द्वारा किया गया है। क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी है जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, 1949 में बना है। इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी जो है 1949 में इसको बनाया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, इसके जो अभी मतलब इसको जो गवर्न कर रहे हैं सेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं, इसके जो अभी गवर्निंग बॉडी मतलब जो हैंडल कर रहे हैं सारी चीज़ें। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा। नाटो के बारे में आपको एक स्पेशल आर्टिकल के साथ सारी चीज़ें बता दूंगी कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कैसे काम करता है, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज शामिल हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत अपने आप में बहुत ब्रॉड टॉपिक है तो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। बस इतना याद रखेंगे, जो हमारा ये अभ्यास हुआ है अभी डिफेंस जो हमारा अभ्यास हुआ वो किसने ऑर्गेनाइज किया था, तो नाटो ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आज का क्वेश्चन क्या है जो आजकल बहुत चर्चा में है। आई होप आप आर्टिकल देख ही रहे होंगे राम मंदिर का। अभी बहुत ज़्यादा आर्टिकल मतलब चर्चा में है, हर जगह न्यूज़ पेपर्स वगैरह कोई भी देख लिए, न्यूज़पेपर देखिए आप, न्यूज़ चैनल देखिए, हर जगह वही कवर किया गया है। तो एक धार्मिक मुद्दा है, इससे बहुत क्वेश्चन जो आपके धर्म से रिलेटेड, देखिए अगर आप यूपी पीसीएस देंगे या यूपीएससी देंगे तो इस मामले में ना क्वेश्चन धर्म से रिलेटेड नहीं पूछेगा, आपसे फैक्चुअल डाटा पूछेगा कि मंदिर निर्माण में कितने रुपए खर्च हुए हैं, किसने बनाया है मंदिर को, मूर्ति जो है वो किसने बनाई, डिज़ाइन किसने की, सारी चीज़ें क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे सारे। तो इस पर हम एक बार आपको अच्छे से आर्टिकल पूरा एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करेंगे 10 या 15 मिनट का, जिसमें आपका राम मंदिर के बारे में सारी चीज़ें कवर करके बताएंगे। ठीक है, हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अयोध्या राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। आप चर्चा में बहुत रहा है न्यूज़ में, प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को हुई है। तो पूछ रहा है जो रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई है वो किस तिथि को हुई है। ऑप्शन हमारे हैं 20 जनवरी, 21 जनवरी, 22 जनवरी, 23 जनवरी। आंसर मार्क करिए आप, आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, पक्का है क्वेश्चन जरूर पूछेगा इससे। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, 22 जनवरी, कल ही हुआ है। टाइमिंग आई थिंक था 12:20 से लेकर 12:45 तक, इसके बीच में प्राण प्रतिष्ठा वगैरह सारी चीज़ें हुई हैं। तो इंपॉर्टेंट है अपने आप में, टाइम वगैरह नहीं, बस डेट याद रखिएगा आप। ठीक है, मंदिर के बारे में हम कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं क्या है। मंदिर का शिलान्यास कब हुआ था, कब से स्टार्ट हुआ था बनना, 5 अगस्त 2020 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, शैली कौन सी है, नागर शैली है। आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है, जो शैली है ये नागर शैली है। ठीक है, ऊंचाई कितनी है, 161 फुट है इसकी ऊंचाई। ठीक है, मूर्ति की ऊंचाई कितनी है, ये मंदिर की ऊंचाई है, कंफ्यूज मत होइएगा, मंदिर की ऊंचाई 161 फुट है। और जो हमारी मूर्ति की ऊंचाई है 51 इंचेस है, 4.24 फुट है। और इसमें जो मूर्ति जो बनाई गई है वो मतलब भगवान राम जी के एक तरीके से बचपन 5 साल 6 साल के जो बच्चे थे उनके फॉर्म में बनाई गई है। ठीक है, इसमें क्या है, चौड़ाई कितनी है, 3 फुट है मूर्ति की। मंदिर में खंबे कितने हैं, ये मतलब आपका वनडे एग्जाम्स जो होते हैं ना बहुत सारे आने वाले हैं उनमें जरूर पूछेगा क्वेश्चन आपसे। तो 392 खंबे हैं। बजट कितना, 1800 करोड़।
1800 करोड़ बजट था, मतलब कि इन्होंने जो भी पैसा इसमें खर्च किया गया वो एक तरीके से जो राम भक्त उन्होंने दान दिया था। 900 करोड़ का उनका टारगेट था, 3200 करोड़ समथिंग उनको मिला है। और जो ये मंदिर बनाया गया वो 3200 करोड़ के जो मतलब वो होता है मतलब जो इनको इंटरेस्ट मिला है, इन्होंने फिक्स्ड कर दिए थे पैसे, उससे जो इंटरेस्ट मिला उससे बनाया गया है। ठीक है, तो 1800 करोड़ का बजट है। मंदिर में मंडप कितने हैं? 5 मंडप है, एक तरीके से बीच यहाँ पे है और चारों तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्या इसमें, मूर्ति को बनाया किसने है? आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है, क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि मूर्तिकार कौन है, मूर्ति बनाई किसने है। अरुण योगी जो राज है, जो कर्नाटक से बिलोंग करते हैं, उन्होंने ये राम मूर्ति बनाई है। आप इसको बिल्कुल हाईलाइट करिए, क्वेश्चन पक्का आपसे पूछेगा कि ये मूर्ति किसने बनाई है, क्योंकि अपने आप में बहुत ज़्यादा ही बड़ा मुद्दा है ये। मंदिर को डिजाइन किसने किया? चंद्रकांत सोमपुरा, चंद्रकांत सोमपुरा। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि मंदिर को डिजाइन किसने किया है और मूर्ति को किसने बनाया है, मूर्तिकार कौन है। ये दोनों पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? विंटर यूथ ओलंपिक्स 2024 में एकमात्र भारतीय खिलाड़ी ने हिस्सा लिया है। एकमात्र भारतीय खिलाड़ी है जिन्होंने विंटर यूथ ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया, उनके बारे में पूछा गया। ऑप्शन देखते हैं हमारे क्या है? शीतल देवी, साहिल, अरिक्त, सत्येंद्र। इसका सही ऑप्शन क्या है? साहिल। इसका सही ऑप्शन क्या है? साहिल है। साहिल एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है विंटर यूथ ओलंपिक्स में। आप इसको बिल्कुल अच्छे से याद रखिए, क्योंकि एक सिंगल है, मतलब इनके अलावा किसी ने और ने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। स्टार्ट कब से हुए थे? 19 टू 1 फेब, 19 जनवरी से स्टार्ट हुए थे, 1 फेब तक इनका मतलब चलेंगे ये। हमारे यहाँ से कौन पार्टिसिपेट किया? जिन्होंने साहिल है। एडिशन 4th है ये, जो विंटर यूथ ओलंपिक्स हो रहे हैं, ये कौन सा एडिशन है? 4th एडिशन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? कहाँ पर हुए थे आपसे पूछ सकता है, तो कोरिया में हुए हैं। नेक्स्ट इसमें क्या है? मोटो ग्रो टुगेदर, साइन टुगेदर। इसका जो मतलब एम क्या है आपसे पूछे, हर जो भी गेम होता है, कोई भी मतलब कोई भी चीज़ होती है ना, उसमें उनका एक एम होता है, उनकी टाइमलाइन होती है ना, तो उनका एम जो है क्या है? ग्रो टुगेदर, साइन टुगेदर, मतलब साथ में बढ़ेंगे, साथ में साइन करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है? जो इन्होंने आपसे पूछ सकता है, जो साहिल हैं, जो भारतीय खिलाड़ी, उन्होंने कौन से गेम में पार्टिसिपेट किया है? तो अल्पाइन स्कायर में पार्टिसिपेट किया इन्होंने। अल्पाइन स्कायर में थोड़ा नाम अलग सा है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा, नाम याद रखेंगे ना, बाकी चीज़ें आपको अपने आप याद रहेंगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? जनवरी 2024 में G77 की समिट हुई है। G77 की समिट हुई है, शिखर सम्मेलन हुआ है, कहाँ पर आयोजित किया गया है? देखिए, G77 नाम तो है 77 इसमें, लेकिन कंट्रियाँ 77 याद नहीं, 77 नहीं है। आप इसको बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। इसमें टोटल कंट्रीज़ कितनी है? 134 कंट्रीज़ हैं। 134 कंट्रीज इसमें हैं, 77 नहीं, बस याद रखिएगा। ठीक है, पूछ रहा है कि जो हमारा 77 का सम्मेलन हुआ है अभी जनवरी में, कहाँ पर हुआ? ऑप्शन देखते हैं, युगांडा में, इक्वाडोर में, साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या है? युगांडा में हुआ है। युगांडा की जो राजधानी है वहाँ पर हुआ है। आप मुझे बताएंगे कमेंट में कि युगांडा की राजधानी क्या है, कहाँ पर ये मतलब आयोजन किया गया। क्योंकि इस आर्टिकल के बारे में मैंने आपको मतलब ज़्यादा तो नहीं, 2-3 मिनट में समझाया था कि कहाँ पर हुआ है, कैसे हुआ है, तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि युगांडा की राजधानी क्या है। तो इसका देखते हैं क्या है। 20 से 22 जनवरी के बीच हुआ है ये। कहाँ पर हुआ है? युगांडा के कंपाला। तो इसकी राजधानी, युगांडा की राजधानी आपसे पूछे क्या है, तो कंपाला है। देखिए, क्वेश्चन का कभी कभी डायरेक्ट नहीं पूछता है कि मतलब जो अभी G77 की समिट हुई है कहाँ पर हुई है, तो हो सकता है कंपाला ना पूछे, ऑप्शन कंपाला ना दे, लेकिन आपसे ऐसे पूछ सकता है कि युगांडा की कैपिटल क्या है, क्योंकि चर्चा में रहा है तो आपको याद होना चाहिए कंपाला। ठीक है, इसमें क्या है? 134 विकासशील देशों का एक गठबंधन है जो सदस्यों के सामूहिक आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। स्थापना 1964 में हुई है, हेडक्वार्टर जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, देखिए इसमें इंपॉर्टेंट लाइन क्या है? विकासशील देशों का। अगर आपसे कभी पूछता है कि G77 में कौन शामिल है, बाई चांस ऐसे पूछ लिया, ठीक है, तो उसमें आपको याद रखना है डेवलपिंग कंट्रीज जो भी है। अगर आपका USA ऑप्शन में आता है ना, तो वो उससे बाहर हो जाएगा, कि वो डेवलप्ड कंट्री है। बहुत सारी ऐसी कंट्री जो डेवलप्ड है, ज़्यादा कंट्रीज ऐसी हैं नहीं जो डेवलप्ड हैं। तो आपको बस याद रखना है कि डेवलपिंग कंट्रीज का एक तरह का ग्रुप है ये। जो भी कंट्री जो मतलब अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है, वो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। नेक्स्ट हमारा आज का क्वेश्चन क्या है? हाल ही में असम ब्रेवल हार्ट लचित एक मिनट, क्या लिखा है ये समझ में नहीं आ रहा, कलर थोड़ा सा
हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में असम ब्रेव हार्ट लचित बारफुकन जो पुस्तक है वो किसने लिखी है, इसका हम देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन हमारे क्या हैं, डॉक्टर मनसुख मांडविया, अरब कुमार दत्ता, मनोज मुकुंद नरवने और रघुराम राजन। ठीक है, तो देखिए ये मैंने आपको कल पढ़ाया था, आप मुझे बताएंगे कि इन्होंने कौन सी बुक लिखी है। उसका एक हिंदी एडिशन भी था, उसका एक इंग्लिश एडिशन भी था, उसका याद रखना है। हमारा जो सही आंसर क्या है इसका है अरब कुमार दत्ता। अरब कुमार दत्ता है, उन्होंने ये बुक लिखी है, आपको याद रखना है। ठीक है, रघुराम राजन जी, जितने भी ऑप्शंस हैं ना, इन्होंने कोई ना कोई बुक लिखी है। और मैंने आपको 2-3 दिन पहले पूरा बुक लिस्ट शेयर की थी कि जो पिछले 6 महीने जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स रहे, उनके राइटर्स रहे, सारी शेयर की। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि ये जो हमारा ऑप्शन था उसके अलावा जो 3 और राइटर्स हैं उन्होंने कौन सी बुक लिखी है। ठीक है, हमारा आज का पहला जो आर्टिकल है वो है पुलिस और व्हाट्सएप से रिलेटेड। मतलब क्या है, आजकल क्या हो रहा है, जो मतलब आपने अगर एक हमारी एक पिक्चर है या वेब सीरीज है जिसमें क्या होता है, पहले मैसेजेस आते थे कि आप OTP बता दीजिए, वैसे करके एक फ्रॉड होता था या लोगों को ठगी करते थे, पैसे ऐंठते थे। ऐसे ही हो रहा है व्हाट्सएप के थ्रू। जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है व्हाट्सएप के बारे में, तो उनमें क्या होता है, OTP आता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, उनको हैक करके उनसे पैसे ऐंठने का काम किया जाता है। तो अगर आपके घर में कोई ऐसा जो नया व्हाट्सएप चला रहा है, मतलब जब पेरेंट्स होते हैं ना कुछ के, हाँ फैमिली ग्रुप बनाना है, कनेक्ट करना, उनके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनते हैं, तो उसमें ज्वाइन करते हैं, तो ऐसे बहुत सारा फ्रॉड हो रहा है। उसके बारे में ही ये आर्टिकल छपा है कि जो व्हाट्सएप के थ्रू लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, उनसे पैसे ऐंठे जा रहे हैं, वो चीज़ कैसे कंट्रोल करेगी पुलिस, उसके बारे में हम देखते हैं कितने केसेस आज तक हुए हैं। मतलब कि कौन से साल में कितने केसेस हुए हैं, कितने लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया, कितनी धनराशि लोगों से इकट्ठा की गई है, इसका हम देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा, हमारी हेडिंग क्या है, पुलिस थिंक टैंक ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट वांट्स यूजर ऑफ स्कैम डाटा ब्रीच एक्ट्स ऑन व्हाट्सएप। उन्होंने बोला कि अगर देखिए आपके व्हाट्सएप पे कोई ऐसा मैसेज आता है जिसमें कोई लिंक दी है, ये लिंक पे क्लिक करने को बोलता है, तो आप वो मत करिए। मतलब किसी भी लिंक पे, अननोन लिंक पे अगर आप नहीं जान रहे उसको, आपका नंबर अननोन है, आप उस लिंक को मत ओपन करिए, क्योंकि ज़्यादातर ऐसी चीज़ें स्कैम होती हैं, वो पैसे ठगने के लिए ही आते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या है, 400 मिलियन से अधिक लोग जो है व्हाट्सएप यूज़ करते हैं भारत में। मतलब 400 मिलियन लोग हैं भारत में जो ऐसे जो लोग हैं व्हाट्सएप यूज़ करते हैं। इसके बारे में अधिकारी ने कहा, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र जो है 1 अप्रैल 2021 में 31 तक, मतलब 2001 अप्रैल से 2021 से लेकर के 2023 तक धोखाधड़ी में कितने रुपए का नुकसान हुआ है, 10,000 करोड़, 10,319 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है लोगों को। इतने रुपए का मतलब घपला किया जा चुका है, स्कैम किया जा चुका है। तो अपने आप में बहुत बड़ी धनराशि है ये, और बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन हम इग्नोर करते रहते हैं क्योंकि यूजर्स इतने ज़्यादा हैं ना, उनसे छोटी छोटी राशि इकट्ठा करते तो लोग इतना ध्यान देते। लेकिन इकट्ठे में अगर एक कलेक्टिव वे में देखें तो अपने आप में बहुत बड़ी धनराशि। फिर क्या है, 2030 में करीब 15.5 लाख साइबर क्राइम की शिकायतें मिली। अगर 2030 में सिर्फ देखा जाए ना, 15.5 लाख, कितना बड़ा डाटा है। 15.5 लाख ऐसे केसेस है स्कैम के जिनकी धोखाधड़ी के मामले में शिकायतें की गई हैं। अब देखते हैं इसके बारे में, जो हमारा पुलिस कंट्रोल ब्यूरो है जो चीज़ें कंट्रोल करता है उसके बारे में देखते हैं कि क्या है, कब स्थापना हुई थी, कैसे काम करता है। ठीक है, क्या है, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, BPRD जो हमारा है, कब बना है, इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1970 में, 1970 में से बनाया गया था। इसका जो मेन मतलब उद्देश्य क्या था, मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स। मतलब जो हमारी पुलिस जो पुराने तरीके से काम कर रही है, जैसे भी पुराने तरीके से काम करी, तो उसको थोड़ा चेंज किया जाए, थोड़ा टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए, AI का यूज़ किया जाए, तो उसको थोड़ा मॉडर्नाइजेशन के लिए किया गया था स्टार्ट इसको। ठीक है, इसका एम यही था। ठीक है, क्या है, इट फंक्शंस अंडर द एजीज ऑफ द यूनियन होम मिनिस्ट्री। अगर पूछे कि जो हमारा BPRD है, BPRD किसके तहत या किसके अंदर काम करता है, कौन से मिनिस्ट्री के तहत काम करता है, तो होम मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है। ठीक है, आपको याद रखना है। इसमें नेक्स्ट हमारा क्या है, BPRD रिप्लेस्ड पुलिस रिसर्च एंड एडवाइजरी काउंसिल फॉर्म्ड इन 1966। जो हमारी 1966 में एक काउंसिल बनी हुई थी ऑलरेडी, उसको इसने रिप्लेस किया है, उसका नाम आप ये देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पर्पज़ क्या है हमारा जो ये बनाया गया BPRD, उसका पर्पज़ क्या है, क्यों बनाया गया था, इसको बनाया गया था किस लिए। इट इज़ एन नोडल नेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन टू स्टडी रिसर्च एंड डेवलप ऑन सब्जेक्ट्स एंड इश्यूज रिलेटेड टू पुलिस। मतलब पुलिस से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी चीज़ें चल रही हैं, कि मतलब अगर कोई केस हो रहा है सॉल्व नहीं कर पा रही पुलिस, या कुछ ऐसी बैकअप, मतलब ऐसी कोई भी समस्या आ रही है जिससे पुलिस अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही, उन सब चीज़ों को सुधारने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें
ये सारी चीज़ें इसी के बारे में है कि कब क्या हुआ था, कब डेवलप, इनका मतलब इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, क्यों बनाया गया था, ये सारी चीज़ें इसमें है। इसके बाद हमारा आज का आर्टिकल जो है, नया आर्टिकल है जो हमारा, ये है पराक्रम दिवस। आप मुझे बताइए पराक्रम दिवस किस महापुरुष की जन्मतिथि के उपलक्ष्य में बनाते हैं। मैं पढ़ा ही रही हूँ, पढ़ाऊंगी आपको, बट आप फिर भी एक बार 2 मिनट आपको टाइम दे रही हूँ। अगर आप बताइए कि किस महापुरुष के उपलक्ष्य, जीवन के उपलक्ष्य में बनाते हैं, मतलब जन्म दिवस मनाते हैं इनका। पहले नहीं मनाते थे, बट हाल ही में कुछ सालों में ही स्टार्ट किया गया इसे। तो क्या है, 23 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। जो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाते हैं। इसको नाम क्या है, पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। पहले नहीं मनाते थे, अब से स्टार्ट किया गया है। बर्थ एनिवर्सरी टू इंस्पायर पीपल ऑफ द कंट्री, स्पेशली द यूथ, टू एक्ट विथ फॉर्टिट्यूड व्हेन फेस्ड विथ डाइवर्सिटी। मतलब इनको बोला गया है, ये बोला है कि ये जो बनाया गया है, ये जो जब हम डे सेलिब्रेट करते हैं, पहले नहीं मनाते थे, अभी मनाया गया ताकि जो भी लोग हैं, पीपल्स हमारे इंडिया के या यूथ है, उनको एक तरीके से मोटिवेट किया जाए अच्छे कामों के लिए, या देश के लिए कुछ करने के लिए, ऐसी चीज़ें मोटिवेट करनी। जैसे हमारे जो सुभाष चंद्र बोस थे ना, उन्होंने देश के लिए बहुत सारी चीज़ें की हैं, मतलब इन पास्ट में। तो वैसी ही चीज़ें हमारे जो यूथ हैं आजकल के, वो भी करें, इसलिए उनको मोटिवेट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इनसे रिलेटेड एक पुरस्कार भी दिया जाता है। आप मुझे पुरस्कार का नाम बताइएगा कि सुभाष चंद्र से रिलेटेड एक पुरस्कार दिया जाता है। कोई आपदा वगैरह होती है तो उसमें अगर आप मतलब हेल्प करते हो लोगों की, वहाँ से निकालते हो, अगर आप इंडिविजुअली हेल्प करते हो तो आपको 5 लाख रुपए मिलता है। अगर आप कोई ग्रुप हेल्प करता है तो उनको 50 लाख या 51 लाख तक का पुरस्कार दिया जाता है। आप मुझे बताएंगे कौन सा प्रोग्राम है और क्यों चलाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, अ डे ऑफ प्राइड टू सेलिब्रेट नेताजी इनोमिलेटेबल स्पिरिट एंड सेल्फलेस सर्विस टू द नेशन। 23 जनवरी को मनाते हैं, पराक्रम दिवस है। ठीक है, ये जो भी मना रहे हैं ना अभी हम, जो हमने मनाया है 23 को, 125वीं वर्षगांठ थी। ठीक है, 125वीं बार मना रहे हैं, 125वां हमारा ये एडिशन था, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बारे में क्या दिया गया है, रेजोल्यूट इनिशिएटिव्स टूवर्ड्स द प्रिजर्विंग द प्रीसियस लेगेसी ऑफ नेताजी। मतलब कि हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी एग्जामिन की हैं, बहुत सारी चीज़ें खोजबीन की हैं, पढ़ी हैं, उसके बाद स्टार्ट किया है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो हमने कुछ धीरे धीरे सालों में इकट्ठा की हैं, उसके बाद स्टार्ट किया, तो उसके बारे में बोल रहा है। ठीक है, 2015-16 में क्या किया हमने, विथ अ डीप सेंस ऑफ हेरिटेज एंड कमिटमेंट टू द नेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया declassified, digitized and released more than 100 फाइल्स रिलेटेड टू नेताजी। क्या किया है हमारी गवर्नमेंट ने, लगभग 100 फाइल्स ऐसी ढूंढी हैं उनके बारे में जो उनसे रिलेटेड थी। सारी चीज़ों को उनको मतलब फाइल्स को डिजिटलाइज्ड किया है, जो मतलब पुराने किसी कूड़े कबाड़ की तरह पड़ी हुई थी किसी कोने में, उनको अच्छे से ऑनलाइन प्रोवाइड किया है, इकट्ठी किया, ताकि लोग अगर उनके बारे में जानना चाहें या पढ़ना चाहें तो उनको सारी चीज़ें अवेलेबल हो। 2018 में भी ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, 2019 में भी ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए, ताकि सारी चीज़ें एक साथ इकट्ठा करके फिर हमने सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया है। इनके बारे में देखते क्या है, मेजर हाइलाइट्स ऑफ द पराक्रम दिवस सेलिब्रेशन में क्या क्या चीज़ें होंगी। ठीक है, इनॉग्रेट करेंगे परमानेंट एग्जीबिशन निर्भीक सुभाष, एक निर्भीक सुभाष करके एक परमानेंट एग्जीबिशन होगी वहाँ पर। तो आपसे पूछ सकता है कि निर्भीक सुभाष क्या है। एक एग्जीबिशन है जो सुभाष चंद्र जो हमारे नेता सुभाष चंद्र बोस रहे हैं, उनके जन्मतिथि के उपलक्ष्य में स्टार्ट किया जा रहा है। इसको जो इनॉग्रेट करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। नेक्स्ट इसमें क्या है, इनॉग्रेट प्रोजेक्ट मैपिंग शो ऑन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर एक मैपिंग शो भी स्टार्ट किया जाएगा। अनवेल द बुक लेटर्स ऑफ नेताजी करके एक बुक भी स्टार्ट की जाएगी, रिलीज की जाएगी। ठीक है, रिलीज कम्युनिटिव कॉइन्स एंड मेमोरेबल पोस्टल स्टैम्प से स्टार्ट किए जाएंगे। मेमोरेबल कुछ कॉइन्स वगैरह में सिक्के जारी होते हैं ना, किसी विशेष उपलक्ष्य में गवर्नमेंट हमारी है स्पेशली सिक्के जारी करती, 10 मतलब थोड़ा सा हट के होते हैं, 75 रुपये का, 50 रुपये का, 55 रुपये का, 10 सिक्के, 15 सिक्के, 55 सिक्के, ये सिक्के भी जारी करते हैं। एक और पोस्टल कार्ड्स भी जारी करते हैं, पोस्टल कार्ड्स भी जारी कहते हैं, वो जारी की जाएंगी। फेलिसिएट INA वेटरन्स, जो हमारा INA था जो सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था, उसके बारे में भी है कि उसके बारे में भी चीज़ें आगे आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देखते हैं, नेक्स्ट हमारा आर्टिकल क्या है आज का। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पर चलते हैं। इन 1999
सॉरी 1919 मतलब 1919 में ही हैड क्लियर्ड इंडियन सिविल सर्विसेज ICS एग्जामिनेशन। बोस हाउएवर, आपसे अगर पूछा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सुभाष चंद्र बोस जी ने ICS एग्जाम कब क्लियर किया था, तो किया था कब, 1919 में किया था, ठीक है। मतलब ये हमारे आई थिंक पहले ICS ऑफिसर थे जिन्होंने क्लियर किया था, और उन्होंने छोड़ भी दिया था, मतलब खुद से ही उन्होंने रिजाइन भी कर दिया था इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ही वॉज हाईली influenced by Vivekanand, the teacher, and considered him as his spiritual guru, and his political mentor was चितरंजन दास। आपसे पूछा जाए कि जो सुभाष चंद्र बोस के स्पिरिचुअल गुरु कौन थे, देखिए ये कौन है, विवेकानंद जो है ना, इनके ये एक स्पिरिचुअल गुरु थे, मतलब इनसे बहुत इन्फ्लुएंस है, इनके विचारधाराओं से इन्फ्लुएंस थे। तो जो मतलब उनका जो अपना मतलब एक तरीके से जो उनके रूल्स थे, रेगुलेशंस थे, जो उनके अपने एथिक्स थे, वो विवेकानंद की तरह फॉलो करते थे। इसके अलावा जो उनके गुरु थे, मतलब पॉलिटिकल गुरु थे, जो भी पॉलिटिकल चीज़ें कर रहे थे, वो जो देश के लिए जो भी कर रहे थे, वो अगर कहीं से सीखी थी तो वो थे इनके चितरंजन दास। तो आपसे अगर पूछे कि इनके गुरु कौन थे, चितरंजन दास और विवेकानंद, उन दोनों को गुरु मानते थे अपना, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखते क्या है, एसोसिएशन विद कांग्रेस ही स्टूड फॉर unqualified Swaraj, independence, and opposed Motilal Nehru report, which spoken for the डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया। जो डोमिनियन स्टेटस के लिए एक रिपोर्ट आई थी, नेहरू रिपोर्ट आई थी, उसका इन्होंने खंडन किया था या विरोध किया था, उसके बारे में लिखा है इनके बारे में, ठीक है। ही एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द सॉल्ट सत्याग्रह में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। आपसे पूछ सकता है 1930 में हुआ था। देखिए इन्होंने पार्टिसिपेट किया था 1930 में। अब तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है हिस्ट्री में कि जो सॉल्ट सत्याग्रह हुआ था, नमक सत्याग्रह हुआ था, वो कब हुआ था, 1930 में हुआ था, ठीक है। इसके बारे में फिर क्या बोला है इनका, नेक्स्ट हमारा है, बोस वॉन द कांग्रेस प्रेसिडेंट इलेक्शन एट हरिपुरा। आपसे अगर कभी पूछे ना कि हरिपुरा में जो मतलब एक बार ही सुभाष चंद्र बोस जीते थे, इलेक्शन जो होता कांग्रेस का अध्यक्ष का इलेक्शन जो था 1938 में जीते थे वो, लेकिन क्या था, थोड़ा सा डिस्प्यूट हो गया था। जो महात्मा गांधी है वो किसी और को बनाना चाहते थे, सुभाष चंद्र बोस बन गए थे, तो इस चीज़ को लेकर क्या हुआ, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया था फिर कि मैं नहीं बनूंगा, मैं छोड़ रहा हूँ कांग्रेस। उन्होंने कांग्रेस ही छोड़ दिया था और पहली बार ही बने थे। और वो कौन सा अधिवेशन था, कहाँ पर हुआ था, तो हरिपुरा अधिवेशन था, आपको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, अगेन इन 1939 एट त्रिपुरा ही वॉन द प्रेसिडेंट इलेक्शन अगेन, गांधी कैंडिडेट पत्ताभी सीतारामैया। देखिए इसमें डिस्प्यूट है, सॉरी इस बारे में डिस्प्यूट हुआ, तो इसमें क्या हुआ था, दोबारा फिर से इलेक्शन हुआ। उसमें क्या हुआ, पत्ताभी सीतारामैया जो गांधी जी के कैंडिडेट थे, उनको हरा करके सुभाष चंद्र बोस जीते थे। तो गांधी जी चाहते थे कि जो पत्ताभी सीतारामैया वो ही अध्यक्ष बने कांग्रेस के। तो यहाँ पर भी कुछ थोड़ी चीज़ें खराब हुई थी ड्यू टू द आइडियोलॉजी डिफरेंस विथ गांधी जी के साथ जो आइडियोलॉजी डिफरेंस था बहुत ज़्यादा था इनका। मतलब ऐसा नहीं है कि जो मतलब सुभाष चंद्र बोस है वो अपोजिट थे, मतलब कि वो अपोज करते थे उनका या उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन जो सोचने का तरीका है ना दोनों का अलग अलग था। थोड़ा सा उनका मतलब थोड़ा एग्रेसिव थे सुभाष चंद्र बोस, चीज़ें तुरंत करना चाहते थे थोड़ा एग्रेसिव वे में, लेकिन महात्मा गांधी का थोड़ा स्लोली वो सारी चीज़ धीरे धीरे करना चाहते थे और वो शांत स्वभाव के थे, थोड़ा सा धीरे करना चाहते थे, इसलिए थोड़ा सा आइडियोलॉजी डिफरेंस था उन दोनों के बीच में। बोस रिजाइन एंड लेफ्ट कांग्रेस, इसलिए उन्होंने क्या किया, कांग्रेस छोड़ दिया, उसको रिजाइन कर दिया। राजेंद्र प्रसाद वॉज अपॉइंटेड इन हिज प्लेस, उनकी जगह फिर क्या हुआ, जब उन्होंने छोड़ा तो राजेंद्र प्रसाद जी को उनको जगह अपॉइंट किया गया था। नेक्स्ट क्या है, ही फाउंड अ न्यू पार्टी द फॉरवर्ड ब्लॉक। अगर आपसे पूछे द फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी, कांग्रेस छोड़ने के बाद की थी। द पर्पज वॉज टू कंसोलिडेट मेजर सपोर्ट बेस ऑन हिज होम स्टेट बंगाल जो था उनका होम स्टेट था, वहीं से बिलोंग करते थे वो, तो वो चाहते थे कि उसको सपोर्ट करें, इसलिए उन्होंने क्या स्टार्ट किया था, द फॉरवर्ड ब्लॉक स्टार्ट किया था। आपको याद रखना द फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। उन्होंने जब अपना इस्तीफा दिया था कांग्रेस से उसके बाद स्टार्ट किया था, ठीक है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल क्या है आज का, पीएम मोदी ने 1 करोड़ परिवारों के लिए प्रधानमंत्री सर्वोदय योजना लॉन्च की है। देखिए इतनी बड़ी अयोध्या वाली जो न्यूज़ है ना, इतनी बड़ी हो गई है ना, लोग उसमें ही उलझे हैं। जो मतलब बहुत सारे लोग हैं ना वो वही देख रहे हैं, अयोध्या में राम मंदिर बना है, लोग गए हैं, चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, मूर्ति इतनी बड़ी है, ये चीज़ें इतने पैसे लगे। उसके साथ ही छोटी सी न्यूज़ है ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसके साथ ही कुछ नया लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है, 1 करोड़ परिवारों के लिए लॉन्च किया है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। इसके बारे में देखते हैं क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के ठीक बाद प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का ऐलान किया है, जिसके तहत देश में 1 करोड़ घरों की छत पर सौर ऊर्जा पैनल लगाए जाएंगे। इससे लेकर पीएम मोदी ने एक बैठक की अध्यक्षता भी की है, ठीक है। तो इसमें क्या है,
1 करोड़ जो लोगों के घर हैं वहाँ पे सौर ऊर्जा पैनल लगा जाएंगे छतों पर, ताकि जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह होती है वो सूरज से उनको प्राप्त हो जाए। मतलब सोलर एनर्जी के लिए जो सौर पैनल होते हैं उसके क्या होता है, सोलर एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, तो वही लगाए जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बारे में क्या है, सूर्योदय योजना का ऐलान करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स हैंडल्स पोस्ट करते हुए लिखा है कि सूर्यवंशी भगवान श्री राम के आलोक से विश्व के सभी भगवत सदैव ऊर्जा प्राप्त करते हैं। आज अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर मेरा संकल्प और प्रशस्त हुआ है, भारतवासियों के घर की छत पर उनका अपना सोलर रूफ सिस्टम हो। मतलब उन्होंने बोला है कि मतलब ये जो स्टार्ट हो रहा है भगवान राम जी की जो भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसके साथ मैं चाहता हूँ कि जो भी लोग हैं, 1 करोड़ लोग हैं, उनकी छतों पर सोलर सिस्टम लगे, ताकि उनको जो ऊर्जा है, मतलब एनर्जी, एक तरह से अपनी भाषा में उन्होंने कहने का प्रयास किया है। तो अब बस आपको याद रखना है कि जो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना है वो किससे रिलेटेड है, कितने लाभार्थी होंगे, तो 1 करोड़ लोग लाभार्थी होंगे इसके, और सोलर रूफ टॉप लगाया जाएगा लोगों के घरों पे। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या लिखा है, योजना के तहत किससे लाभ मिलेगा। ये तो चलिए हम देख लें किसका क्या क्या चीजें हैं। इसमें लिख रहा है लाभ किनको होगा, तो इसमें क्या है, प्रधानमंत्री जो सूर्योदय योजना है देश करीब जो गरीब और मध्यम वर्ग के लोग हैं ना, उनके लिए स्टार्ट किया गया है। सुदूर क्षेत्र में रहने वाले लोगों को इस योजना के अंतर्गत लाया जाएगा। फिलहाल सरकार जो क्या कर रही है, जो भी बहुत दूर दूर रहते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पहुँच नहीं पाती है, मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अभी तक नहीं पहुँचाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा, वहाँ पे चाहते हैं कि रूफ टॉप में सोलर पैनल लगे, ताकि वहाँ पे लोग इलेक्ट्रिसिटी को किसी न किसी तरीके धीरे धीरे सारी चीज़ें उनको अवेलेबल हो। ठीक है, ये पराक्रम दिवस मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, आप एक बार देख लीजिएगा, सेम रिपीट हो गया है। ये देखते हैं हम क्या है, उसी से रिलेटेड है थोड़ा सा। पराक्रम दिवस जो था और हमारा जो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाने वाले, उन दोनों को थोड़ा मर्ज करके एक आर्टिकल आया है, उससे रिलेटेड इस बारे में देखते हैं। भारत पर्व और गणतंत्र दिवस की झांकियां, भारत पर्व का डिजिटल लॉन्च किया गया है अभी। पराक्रम दिवस 2024 का एक मुख्य आकर्षक प्रधानमंत्री द्वारा भारत पर्व, आपसे पूछ सकते हैं कि भारत पर्व क्या है, तो क्या है, डिजिटल लॉन्च किया गया है। गणतंत्र दिवस की झांकियों और सांस्कृतिक प्रदर्शनों के माध्यम से देश की विविधता को प्रदर्शित करने वाला यह कार्यक्रम भारत की समृद्धि विरासत को एक जीवन प्रदर्शन था। मतलब कि इसमें क्या होगा, इसमें भारत पर्व भी सेलिब्रेट किया जाएगा, ऐसी चीज़ें सारी इसमें लिखी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, इसमें भारत की विविधता का प्रदर्शन किया जाएगा, पर्यटन मंत्रालय द्वारा किया गया है। आपसे पूछ सकते हैं कि जो भारत पर्व हमारा किया गया है, जो नरेंद्र मोदी जी ने जिसकी घोषणा की है, वो किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा, किसके द्वारा चलाया जाएगा, तो पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया जाएगा, आयोजित किया जाएगा। ठीक है, वोकल फॉर लोकल और विविध पर्यटक आकर्षण बढ़ाया देने वाला पहलों को शामिल किया गया है। यह वैश्विक जुड़ाव का एक मंच था जो दुनिया भर के लोगों को राष्ट्र की पुनरुत्थानवादी भावना के साथ, इसमें क्या गया है, एक वोकल फॉर लोकल, मतलब जो भी वहाँ के लोकल लोग हैं उनको पार्टिसिपेशन का मौका दिया गया है इस भारत पर्व के माध्यम से। ठीक है, और लोग जो है देश दुनिया के जुड़े इससे। वोकल फॉर लोकल मतलब क्या, एक तरह से बोलिए इसके बारे में, तो लोगों को ऑल ओवर वर्ल्ड से जोड़ने की कोशिश की है, जो भी हमारे इंडियंस बाहर रहते हैं उनको भी यहाँ पे जोड़ने की कोशिश की गई। ठीक है, हमारा आज का नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, 16 साल की बातचीत के बाद स्विट्जरलैंड भारत मुक्त व्यापार समझौता संपन्न हुआ है। 16 साल की बातचीत के बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि हाल ही में किस देश के साथ 16 साल की लंबी वार्तालाप के बाद हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो साइन हुआ, कौन सा देश है, तो कौन सा देश है हमारा, ये स्विट्जरलैंड है। इसका देखते हैं हम क्या है, स्विट्जरलैंड और भारत के 16 साल की लंबी बातचीत के बाद आखिरकार एक मुक्त व्यापार समझौते FTA पर मुहर लगा दी है। ये घोषणा अर्थव्यवस्था मंत्री कौन है, गाई पारमेलियन। आपसे पूछ सकता है कि जो स्विट्जरलैंड के अभी अर्थव्यवस्था मंत्री कौन है, तो गाई पारमेलियन की ओर से स्टार्ट किया गया है। दावोस में विश्व आर्थिक मंच में भाग लेने के बाद अपने समकक्ष पीयूष गोयल के साथ महत्वपूर्ण चर्चा के साथ तेजी से भारत आए हैं। मतलब क्या हुआ है, वहाँ पे जो हमारे विदेश मंत्री हैं, सॉरी अर्थव्यवस्था मंत्री हैं, तो वहाँ के जो स्विट्जरलैंड के और हमारे यहाँ पीयूष गोयल जी, उन्होंने दोनों ने बातचीत की है और ये FTA साइन किया है अभी 16 साल बाद। ठीक है, ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है। प्रसंग क्या है, यही है कि बहुत सारी मतलब बहुत लंबी वार्तालाप के बाद, ऐतिहासिक हो गया, पॉलिटिकल हो गया, ज्योग्राफिकल, इकोनॉमिक, बहुत सारे रीजन्स वगैरह सब डिस्कस करके इन्होंने स्टार्ट किया है, तो बस आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए जो भी आर्टिकल थे, जो भी इंपॉर्टेंट रहे हैं आज के न्यूज़पेपर में, मैंने सारे कवर कर दिया।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की हमारी क्लास यहीं तक होती है। जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैंने सारा कवर कर दिया। आपको कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको डाउट आ रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोज़ लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारा वीडियोज़ देखें, हम सबको पता चले कि हम क्या क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड करें। ठीक है, चलिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए। हैव अ गुड डे, थैंक यू।